नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी हिंसक लोगों को या किसी समुदाय विशेष को कपड़ों में कैसे पहचान लेते हैं, कैसे नागपुर दौरे में वो जाकर के देश हित पर मोहन भागवत से चर्चा करेंगे। वह देश हित कौन होगा? सपा विधायक अबू आजमी आखिर अचानक क्या ऐसी वजह थी कि औरंगजेब के गुणगान करने लगे? और सपा सांसद रामजी लाल सुमन आखिर क्या वजह थी कि संसद में राणा सांगा को गद्दार बताने लगे और बाबर का बचाव करने लगे? क्या जरूरत पड़ गई थी इतिहास को उकेरने की? क्यों ओवैसी औरंगजेब औरंगजेब करते हैं? वक्फ बोर्ड के जो कानून है उस कानून के खिलाफ लड़ाई कानूनी ढंग से ही लड़ी जाएगी या सांसदों के साथ में रणनीति के तहत लड़ी जाएगी? उस पर लड़ने की बजाय वो जगह जगह बयान देकर एक समुदाय विशेष को, मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों आग लगा रहे हैं? और जब आग लग रही है उस वक्त में क्यों तथाकथित हिंदूवादी राजे रजवाड़ों और उनके राज को, उस गुलामी के राज का महिमा मंडन करने लग गए? सवाल है और यह सवाल बेहद है। इसी पर आपसे बात करूंगा, लेकिन बात करने के पहले एक बड़ी बात कहूंगा, जो बात कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कही कि हम सभी देशभक्तों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई कानून अपने हाथ में लेकर किसी के घर तोड़फोड़ करता है, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इन लोगों ने एक मुद्दा उठाकर किसी की जान लेने की कोशिश की, उसकी गाड़ी और घर तोड़ा। दलितों के खिलाफ हो रहे उस अपमान पर को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से चर्चा यही होनी चाहिए थी कि इस देश में दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पिछड़ों पे हमले हो रहे हैं, आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और झूठ बोला जाता है, महिमा मंडन राजघरानों का किया जाता है। यह उचित नहीं है। इस पर बात होनी चाहिए। इस पर बात होनी चाहिए कि इस पर हम वक्त जाया करें, उसकी बजाय इस पर चर्चा करें कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन भविष्य सुरक्षित कैसे बनेगा। इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। इस देश में रोजगार रोज घट रहे हैं। उदाहरण दे देता हूं दो चंद। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उदाहरण देती है कि उसने 11 साल में बैंकिंग सेक्टर में 90,000 नौकरियां दे दी, लेकिन वह यह नहीं बताती है कि उसने 3 लाख नौकरियां बैंकिंग सेक्टर की खत्म कर दी। 90,000 दी, 3 लाख खत्म कर दी। इसी तरह से रेलवे में उसने नौकरियां दी तकरीबन 40-45,000 के आसपास और खत्म कर दी 2.25 लाख। 2.25 लाख पद खत्म कर दिए और इतना दी। इसी तरीके से तमाम विभागों, तमाम जगह आप जाएंगे तो यह स्थिति है। अब बखान होता है, बड़ा पद निकल रहे हैं। कितने निकले? 600, 2,000, 3,000। आपको याद होगा यूपी में ही पुलिस की भर्तियां हुआ करती थी रेगुलर। पता चला 50,000 पद निकल रहे हैं, 30,000 पद निकल रहे हैं, 40,000 पद निकल रहे हैं और इस तरह से होती थी। चाहे जिन समुदायों को जिस भी हिसाब से नौकरी मिलती थी, लेकिन मिलती थी, सबको मिलती थी। पिछड़ों को भी मिलती थी, अगड़ों को भी मिलती थी, अल्पसंख्यकों को भी मिलती थी, दलितों को भी मिलती थी, सबको मिलती थी।
और काफी हद तक तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन होता था। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। उधर महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ, देश कर्ज में समा गया है और देश पर नरेंद्र मोदी सरकार ने अकेले तकरीबन 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया है। हम कर्ज के बिल्कुल धंसे जा रहे हैं। हमारे जो पीएसयूज होते थे उनमें 30 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई। एक दो नहीं, 30 लाख नौकरियां। सेना में हर साल 1 लाख के करीब भर्तियां होती थी और 1.25 लाख। और आज सेना में कितनी भर्ती हो रही है? 20,000, 15,000, इस तरह की स्थिति। और जब कई सालों तक भर्तियां हुई नहीं, और वो भी अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि किसी और चीज पर? नहीं। तो आज मैं बात करता हूं, वो बहुत गंभीर है और उसे आप जरूर पूरा सुनिएगा, क्योंकि यह आपके पूरे परिवार के, सबके भविष्य की बात है। आज मैं उस छोटे से इतिहास पे जाता हूं। एक इतिहास बताता हूं आपको कि किस तरह की साजिशें होती रही और क्या क्या हो रहा है, इसमें आप जान लीजिए। तो क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी की कि सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर नमाज नहीं अदा की जाएगी, ये नहीं की जाएगी, वो नहीं की जाएगी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन उन्हीं सड़कों पर किसी चीज का जुलूस भी नहीं निकलना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जैन का हो, बौद्ध का हो, किसी के लिए भी सड़क का धार्मिक कृत्यों के लिए इस्तेमाल सार्वजनिक स्थान का नहीं होना चाहिए। कर दीजिए व्यवस्था, मंजूर। लेकिन नहीं, कुछ समुदायों के लिए सब कुछ है और एक समुदाय के लिए कुछ नहीं है, यह तो नहीं चलेगा। यह संविधान के समानता के कानून के खिलाफ। आप अपनी छत पे नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और उनको कहेंगे आप वहीं पे ढोल नगाड़े पीटिए और सब कुछ करिए। योगी आदित्यनाथ कहेगा रामनवमी के दिन पूरे प्रदेश के हर जिले में सरकारी पैसे से, सरकारी व्यवस्था से अखंड पाठ होगा रामचरितमानस का। तो साहब, सरकार यह करने के लिए नहीं, तो क्या आप कुरान शरीफ का पाठ करवा रहे हैं? क्या आप गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवा रहे हैं? क्या आप और तमाम धर्मों के ग्रंथों का पाठ करा रहे हैं? नहीं करा रहे। तो फिर आप यह क्यों करा रहे हैं? जानबूझ के किया जा रहा है। जानबूझ के जो किया जाता है वह इसीलिए महत्वपूर्ण है और इसी पर आता। आप वह तारीख याद करिए, उस तारीख का जिक्र करूंगा। नागरिकता कानून का के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा था, और जब प्रदर्शन हो रहा था तब 2019 में 15 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी झारखंड जाते हैं और झारखंड में जो कहते हैं वह अहम है, उसको आप जान लीजिए। वो वहां कहते हैं कि कपड़ों से दंगाइयों को, हिंसक लोगों को पहचाना जा सकता है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसका मुझे समझ में आया एक घटना से, वो बताता हूं। जो दंगाइयों को पहचानने की बात कर रहे थे मोदी, क्यों कर रहे थे, इसी पे आ जाता हूं। शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में जिस तरह से उनको टारगेट करना था मुस्लिम समुदाय को, उसी लिए हुआ। इसका इतिहास समझ लीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी 13 मार्च 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के गृह मंत्री थे। और क्या लिखा था उस चिट्ठी में, वहां से बात शुरू होती है। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि दिल्ली में कुछ संघी दाढ़ी बढ़ाकर, टोपी लगाकर और इस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो मुसलमान हैं और वो हिंदुओं पर हमला करेंगे। और जब वो हमला करेंगे
तो हिंदुओं को लगेगा कि मुस्लिम समुदाय उन पर हिंसक हमले कर रहा है और बदले में वह प्रतिक्रिया करेगा और फिर दंगे भड़क जाएंगे। यह साजिश आरएसएस ने, संघ ने करी है। यह चिट्ठी लिखी थी बाबू राजेंद्र प्रसाद ने 13 मार्च 1948 को। किसको? हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब आप समझ लीजिए, जब यह लिखती है, उसके बाद राजेंद्र बाबू 14 मई 1948 को एक चिट्ठी फिर लिखते हैं कि संघ के पास मुसलमानों जैसे दिखने वाले, कपड़े पहनने वाले बहुत से लोग हैं जो 15 जून को कुछ गलत करने की साजिश रच रहे हैं। इसकी मुझे सूचना मिली। रिटर्न है ये, और यह लिखा गया है जो सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल और वी शंकर जो सेक्रेटरी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, पीएस थे, पर्सनल सेक्रेटरी, उन्होंने जो उनके लेटर्स, संकलित लेटर्स हैं, उनको लेकर के जो लिखा है उसमें, पूरी किताब में उसमें इसका जिक्र है। अब आप समझ लीजिए, तो यह साजिश करने का। एक घटना और जिक्र करूंगा, पंजाब आतंकवाद में कैसे फंसा। 1977 तक पंजाब में आतंकवाद नहीं था। तमाम पंजाब के लोगों की मांगे थी, दूसरे लोगों की मांगे थी, लेकिन जैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार गिराई जाती है, उसके बाद में जो सरकार बनती है आरएसएस के सहयोग से बनती है, और उसमें प्रकाश सिंह बादल अकाली दल के सहयोगी होते हैं, और उस समय बब्बर खालसा इंटरनेशनल का गठन होता है। उसी समय से कई और ऐसे सिख संगठनों का गठन किया जाता है जो उग्र और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू करते हैं। बस से उतार करके हिंदुओं को कुछ सिखों ने मार डाला, यह हेडलाइनें बनती हैं। साहब, क्या कभी इस बात की तहकीकात हुई कि जो वो सिखधारी थे जो मार रहे थे, क्या सच में वो सिख थे या वैसे ही थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चिट्ठी लिखी थी, उसी तरह बनावटी थे, कपड़ों से पहचानने के लिए पूरा स्वांग किया गया था? यह इसलिए कह रहा हूं। अब आ जाता हूं उस मूल घटना पे। ये खेल ऐसे ही नहीं। क्यों अब अबू आजमी ने यह मामला उठाया, क्यों उठाया रामजी लाल सुमन ने, यह भी बताता हूं। बहुत गंभीर है मामला, इसे आपको समझना है क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का मामला फंसा हुआ है। एक घटना बताता हूं। वियतनाम, जो वियतनाम देश है, उसमें 2 गुटों का संघर्ष चल रहा था। जो उत्तरी वियतनाम था उस पर कब्जा था अमेरिका का और सोवियत संघ का, और दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा था, वो था अमेरिका का। और ऐसे में क्या होता है, यही स्थिति सीरिया में भी है, यही स्थिति फिलिस्तीन में भी हुई। फिलिस्तीन में यासिर अराफात के खिलाफ हमास बनाया गया और वही हमास संकट बना हुआ है। अब आता हूं मैं इन्हीं सब पे। तब क्या होता है कि यूएसएस मेडॉक्स, जो अमेरिका का जहाज था, उसे पानी में डुबो दिया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि वियतनाम ने, की सरकार ने यह किया है, उनके लोगों ने किया है जो सोवियत संघ से यानी रूस से फंडेड है। और यह बहाना लेते हुए अमेरिका वहां बमबारी कर देता है और उसे तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है, और फिर अपने हिसाब से चलाने लगता है। अब आप सोचिए, बाद में लिंडन बी जॉनसन, उस समय जो राष्ट्रपति थे, वो जब ये सारी साजिशें रचते हैं तो साजिशें खुल तो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। खुल गई कि अमेरिका ने वह जहाज खुद ही डुबाया था, और जब यह आ जाता है सामने तो घबराहट होती है।
और जब घबराहट होती है तो सारी चीज पूरी दुनिया में आ जाती है और पोल खुल जाती है, लेकिन वियतनाम की बर्बादी हो गई। इसी तरीके से आपको याद होगा इराक पर परमाणु बम है कह के उन पर अटैक किया गया, वहां कोई परमाणु बम नहीं मिला। इसी तरीके से यासर अराफात ने फिलिस्तीन को बेहतरीन मजबूत कर दिया था। तो कैसे किया गया और इन सब में शामिल कौन और ये खुला कैसे था? आपको याद होगा एक बहुत क्रांतिकारी फिलासफर थे बर्टेल रसल ने इंटेलेक्चुअल कोर्ट बनाई और उस कोर्ट में ट्रायल हुआ इस केस का वियतनाम के, और वहां पर जज बनाया गया जॉन पॉल सोत्र को। और जॉन पॉल सोत्र जो है वहां पर उन्होंने प्रोसीडिंग की, सारे तथ्य आए, सबूत आए और वहां पर पाया गया कि इस पूरे नरसंहार का दोषी लिंडन है जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, और ये सब अमेरिकन थे। अब आपको एक और चीज बता दें, जो मोसाद है, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, और जो अमेरिका की है CIA, और फिर ISI जिसका नाम लिया जाता है पाकिस्तान, ये सब संचालित एक ही पैटर्न पर होती हैं। और इस पैटर्न का एक उदाहरण देते हैं। आपको याद होगा कि गुजरात में एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस चली, जो बात बघेला जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने ही खुलासा किया, हरेन पांड्या ने भी खुलासा कर दिया था, जिसके बाद में हरेन पांड्या की हत्या कर दी गई थी जो गृह मंत्री थे। तो कि गोधरा जो ये ट्रेन चली, इस ट्रेन में आग लगाई गई थी अंदर से साजिश के तहत, और यह आग वैसे ही लगाई गई थी जो बात मैंने वियतनाम की बताई। और उसके बाद में कहा गया प्रतिक्रिया हो गई और गोधरा हो गया और हजारों मुस्लिम्स मार दिए गए। इसी तरीके से मुस्लिम्स के मारने के, नरसंहार करने के तमाम तरीके, चाहे परमाणु बम के हो चाहे जो हो ये हो, क्योंकि ये सारा संचालित कौन करता है? ये यहूदी करते हैं। अमेरिका में डीप स्टेट कौन चलाता है? ये सब यहूदी चलाते हैं। जॉर्ज एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिनके बारे में उस किताब का जिक्र करते हुए, CIA एजेंट की एक किताब का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था राहुल गांधी को कि वो पढ़ें, वो कैनेडी की जब फाइल खुली है तो पता चला है कि उनकी हत्या कराने में इजराइल की ही साजिश थी। और वो कैसे? यहूदियों की साजिश थी। उन यहूदियों ने अमेरिका के डीप स्टेट को बनाया, और इसे बनाने वाले में कौन था? हेनरी किसिंजर, जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए चीन के पास जाके बैठा था, लालच दिया था। उससे 2019 में घर पर जाकर नरेंद्र मोदी मिले थे। वो 95 साल की उम्र में मरा है। तो अब आप पूरा खेल समझिए। वैसे ही अब भारत में किया जा रहा है कि एक पक्ष, जैसे देश की आजादी पहले अंग्रेजी हुकूमत ने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा RSS इनको सपोर्ट किया था, इन्होंने देश की आजादी में योगदान नहीं दिया, लेकिन इनके जरिए कैसे साजिश रची गई, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया, आंदोलन को खराब किया गया, भारत का बंटवारा करा दिया गया, सब कुछ हुआ। वही खेल इस समय चल रहा है कि कुछ पार्टियों के लोगों को, या कुछ पार्टियां ये साजिश रचती है। कैसे रचती? आपको एक फोटो दिखाऊंगा। ये फोटो है गुरु गोवालकर की और राम मनोहर लोहिया की। देख लीजिए बड़े ध्यान से। राम मनोहर लोहिया और गुरु गोवालकर जो भारतीय जनता पार्टी के RSS के पुरोधा थे। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जिन्हें तमाम लोग लोकनायक कहते हैं, वह जयप्रकाश नारायण। और वह जयप्रकाश नारायण कैसे गया था 1959 में, 1959 में
जा करके आरएसएस से मिल गया था। सीताराम गोयल ने अपनी किताब जो लिखी, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल परलैंस, और इस किताब में सीताराम गोयल ने पूरा वह तथ्य बता दिया कि उन्होंने कैसे लोहिया को मनाया और फिर आरएसएस की शाखा में ले गए, 2 घंटे उन्होंने बिताए, तमाम चीजें उन्हें करी गई, और उसके बाद वो सब लोग लोहिया, जयप्रकाश नारायण, और ये क्या करने लगे, जयप्रकाश नारायण और लोहिया की जब हम बात करते हैं तो ये जान लीजिए, तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, खुद कहा था, खुद को कुजात गांधीवादी कहते थे, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए शैतान से भी वो हाथ मिलाने को तैयार। ये आप देख लीजिए। और यह बात जो है गोवालकर से मिलने के बाद, तो मैंने आपको फोटो दिखाई दी, और उसके बाद में शैतान से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। और इसको लेके 1967 में उन्होंने कांग्रेस को हराकर उत्तरी भारत के कई राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनाने का करिश्मा किया था इसी बूते। और इस तरह से जब वो ये करते हैं लोहिया, तो यह बात कोई और नहीं लिखा है, यह बात मधुलिमय ने अपनी किताब में लिखी, जो उनके सबसे क्लोज थे, मधुलिमय। अब आप खेल समझ लीजिए, ये लोग उसी उससे खेल रहे हैं। तो राम मनोहर लोहिया रहा हो या जयप्रकाश नारायण रहा हो, जयप्रकाश नारायण ने इसी तरह आरएसएस से मिलकर, मैंने आपको दिखा दिया सबूत समेत, इनके साथ मिलकर के इन्होंने ये साजिश रची थी और भारत को तोड़ने का काम किया था। तभी इंदिरा गांधी की सरकार को बदनाम किया गया। और 1974 में राम मनोहर लोहिया का साथी यह जयप्रकाश नारायण आरएसएस के साथ मिल जाता है, जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो जाता है, और खेल शुरू हो जाता है इंदिरा की सरकार उखाड़ने का। यानी शैतान के साथ भी मिलकर के कांग्रेस को उखाड़ना है। हिंदू मुस्लिम लड़ा दो, जातियों में लड़ा दो, सब में लड़ा दो, इस देश को अशांत कर दो। और इसमें तब भी आया था हेनरी किसिंजर, यही हेनरी किसिंजर, इन सब ने सीआईए की फंडिंग की थी। इस डीप स्टेट में यहूदियों का राज है, और ये यहूदी मिलकर के खेल करते हैं कि कांग्रेस खत्म हो, कांग्रेस खत्म हो तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हमारा गुलाम रहेगा। और मोदी ने गुलामी के सारे काम कर दिए। इसलिए इस समय औरंगजेब, बाबर, राणा सांगा, राणा प्रताप और न जाने क्या क्या याद आते हैं। जबकि बाबर उस कंधार का था जो कंधार हमारे महाभारत में भी जिक्र है कि हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, उसके अलावा भी। तो यानी वो कोई भी बाहरी नहीं थे, इसी के थे। लेकिन ये खेल किए जाते और फिर ये हिंसा होती, ये चीजें होती हैं। वो जा करके अबू आजमी तो माफी मांग के शांत हो जाता है, लेकिन बवाल देश में कर देता है और असली मुद्दों से आपको भड़का देता है। यही इनकी साजिश, और इसी के जरिए इन्होंने आप सबको बर्बाद किया है। और वास्तविक कांग्रेस जो आपकी थी उसे नीचे कर दिया, यह सत्य है। और इसके तमाम सबूत मौजूद हैं, मैं आपको उनमें से कुछ दिखाना भी चाहूंगा। ये एक ये पुस्तक है, इसको आप देखिए। इस पुस्तक में पूरा सीआईए कैसे काम कर रहा है, मोसाद के साथ मिलकर कर रहा है, इजराइल के साथ, यहूदियों के साथ कर रहा है, आप पढ़ लीजिए। और ये कोई आज की किताब नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बात बार बार नरेंद्र मोदी करते हैं, वो यहां से आया है। ये है, आप देखिए, जो मैंने आपको बताया वियतनाम वाला खेल, वो भी इसमें। और इसके बाद में इसी किताब में ये देखिए आप, सारे इस वार से लेके और तमाम चीजें। इसके बाद आपको वह भी दिखा देता हूं कि कैसे इन लोगों ने मुस्लिम और हिंदू क्या क्या करने का किया। ये सरदार पटेल को जो चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वो सब चीज है ऐसे। ये आप किताब खरीद सकते हैं, सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार। और यह करके
मिस्टर शंकर की पुस्तक है, इसे आप खरीदिए और देख लीजिए, सच समझ में आ जाएगा कि कैसे। इसीलिए कभी भी मुलायम सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे जो भी हो, जिन्होंने भी वह मस्जिद, बाबरी मस्जिद ढाई थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, उन्होंने प्रोसीडिंग नहीं करी। जो उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने एफआईआर सीबीआई में दर्ज की थी, सिर्फ उतना रहा, शेष केसेस को ये भी खा गए। ये मुल्ला मुलायम सिंह बन गए और वो हिंदू हिंदू बन गए, और इस तरह से कांग्रेस खत्म हुई। आपका राज उस दिन से खत्म हो गया। सिर्फ कहने को आप पहचान लीजिए, वक्त है। जय।